हेलो एवरीवन, दिस इज कनेक्ट खंडेलवाल। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल दी ओनली एजुकेटर। यह है हमारी वीडियो नंबर 11 और आज हम जो हमारा चैप्टर चल रहा था ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, इसके रिमेनिंग टॉपिक्स को आज हम कवर अप करेंगे और इस चैप्टर को यहीं कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमारा फर्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ऐसे क्या क्या कारण है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन इनेबल हो पाया। तो एक बार वापस रिकॉल कर लेते हैं हम कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन मैंने आपको बताया था, इट इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज, यानी कि कंट्रीज के बीच में इंटरकनेक्शन कौन बनाता है? ग्लोबलाइजेशन बनाता है। क्लियर। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन इनेबल हो पाया है। तो सबसे फर्स्ट बात आती है हमारी टेक्नोलॉजी की। किसकी बात आती है? टेक्नोलॉजी की, यानी कि जो चेंजेस आए टेक्नोलॉजी के अंदर। चेंजेस क्या है? चेंजेस, जो चेंजेस टेक्नोलॉजी के अंदर है, हम बात कर लेते हैं हमारा जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। पहले का ट्रांसपोर्टेशन कैसा था और आज का ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, आप खुद जानते हैं। तो इस ट्रांसपोर्टेशन की मदद से क्या हो पाया है? इजीली हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाते हैं और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह इजीली ले जा पाते हैं। तो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आने की वजह से हम इजीली क्या कर पा रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इजीली कर पा रहे हैं। क्लियर। सेकेंड आता है हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आईटी सेक्टर कह सकते हैं हम इजीली इसको, आईटी सेक्टर। क्या लिखा है यहाँ पे? मोबाइल फोन्स। आप सभी इस नाम से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। मोबाइल फोन्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, ये सारे क्या कर रहे हैं आज? इजीली आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आप इजीली क्या कर सकते हो? कम्युनिकेट कर सकते हो। आज मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, आप तक पहुंच पा रहा हूँ, किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है? टेक्नोलॉजी की वजह से। तो ये भी क्या है? एक इन्हीं की वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो पाया है। क्लियर। अब एक छोटा सा और टॉपिक है हमारा, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो ये टॉपिक समझाने से पहले एक छोटी सी कहानी समझ लेते हैं। तो हम उस कहानी को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम चाइना का। बार बार चाइना पे आ जाते हैं ना। चाइना का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो चाइना का क्या है, यहाँ पे सीन ऐसा है कि चाइना क्या करता है, जो भी प्रोडक्शन करता है या जो भी सामान बनाता है, मान लेते हैं अपन टॉयज बनाता है। क्या बना रहा है यहाँ पे? वो टॉयज। तो इंडिया भी टॉयज बनाता है, चाइना भी टॉयज बनाता है, बट चाइना क्या करता है, इतना लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन करता है तो उनकी क्या होती है, जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा कम आती है। क्या आती है? कॉस्ट बहुत कम आती है। अब क्या होगा, चाइना जब यहाँ इंडिया में सामान भेजेगा तो कॉस्ट कैसी होगी इसकी? बहुत कम होगी। मार्केट में क्या होगा, फिर इजीली क्या करते हैं, अपना कैप्चर बना लेते हैं, यानी कि सभी लोग चाइनीज प्रोडक्ट्स को ही खरीद पाते हैं। दूसरे इंडियन जो प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, तो इसलिए लोग किसको लेना प्रेफर करते हैं? चाइनीज टॉयज को। तो अब यहाँ पे बात आती है गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट देख रही है कि ऐसे तो हमारे जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं जो इंडिया के अंदर टॉयज वगैरह बना रहे हैं, ऐसे तो उनको नुकसान हो जाएगा, उनका सामान बिकेगा नहीं। तो गवर्नमेंट उस पर क्या लगा देती है? रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है। क्या लगाती है? रेस्ट्रिक्शंस। इस रेस्ट्रिक्शंस को हम कहते हैं ट्रेड बैरियर्स। क्या कहते हैं? ट्रेड बैरियर्स। अब बैरिगेड्स के नाम से तो आप वाकिफ होंगे, जब आप रोड पे जाते हैं तो पुलिस वाले बैरिगेड्स नहीं लगाते कि आपको इस रोड से नहीं जाना, आपको यहाँ से मुड़ के जाना होगा। तो उसी तरीके से ये बैरियर्स भी क्या काम करता है? बैरियर्स एक तरीके से क्या है? टैक्स है। क्या है? टैक्स। तो गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स को इन चाइनीज टॉयज से बचाने के लिए टैक्स लगा देती है। क्या लगाती है? टैक्स। टैक्स किस पे लगाती है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे, यानी कि हम यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं जो बाहर से सामान मंगाते हैं, या यहाँ पे जो भी रिटेलर्स हैं या जो भी शॉपकीपर्स हैं, कोई भी है जो बाहर से सामान मंगाते हैं, उन पे क्या लगा देती है? टैक्स। जब टैक्स लगेगा तो उस जो भी अमाउंट में जो सामान आ रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी? ऑटोमेटिकली रेज हो जाएगी। क्या होगी? वैल्यू रेज हो जाएगी। वैल्यू बढ़ जाएगी तो जो आदमी सामान मंगा रहा है उसको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे? मनी ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होगा? ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू बढ़ गई। अब यहाँ अगर हम टॉयज की बात करें तो अगर टॉयज हमारे यहाँ पे इंडियन जो रिटेलर्स हैं जो टॉयज बाहर से मंगा रहे हैं, तो उनके साथ भी क्या होगा? प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो इजीली इंडियन मार्केट के अंदर जो भी टॉयज है, जो इंडियन प्रोड्यूसर्स टॉयज बना रहे हैं और चाइनीज टॉयज है, तो इजीली वो क्या कर पाएंगे? कॉम्पीट कर पाएंगे। उसमें क्या होगा? हमारा इंडियन प्रोड्यूसर्स का नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से क्या करती है हमारी गवर्नमेंट? रेस्ट्रिक्शंस यानी कि टैक्स इंपोज करती है। किस पे लगाती है?
किस पे लगाती है? चाइनीज टॉयज पे, या जो भी चाइनीज आइटम्स हैं या जो भी हम इंपोर्ट करते हैं उन पे इसलिए लगाती है जिससे क्या हो, हम हमारा सामान इजीली बेच पाए, यानी कि इंडियन प्रोड्यूसर्स को फायदा हो, नुकसान नहीं हो। क्लियर। अब बात आती है यहाँ पे गवर्नमेंट को धीरे धीरे ये रियलाइज हुआ, यानी कि अराउंड 1991 ये पॉलिसी तो चली रही थी, इसी के साथ साथ 1991 में गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि इन केस अगर हम ऐसे ही करते रहे तो हमारे ऐसे इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं वो तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, उनको तो फायदा मिल गया। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम क्या करेंगे, इंडियन प्रोड्यूसर्स को हमको क्या बनाना है, काबिल बनाना है। क्या बनाना है? काबिल। और वो काबिल कैसे बनेंगे? जब वो चाइनीज या दूसरी अदर जो भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे क्या करेंगे, कॉम्पीट करेंगे। क्या करेंगे? कॉम्पीट करेंगे। जब वो कॉम्पीट करेंगे ना तभी उनके अंदर एक पावर आएगी कि हाँ हमें भी जीतना है, हमें भी ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने हैं, इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाने हैं कि हम दूसरी कंट्रीज के अंदर हमारा माल भी जाए। क्लियर। तो उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई जिसे हम कहते हैं लिबरलाइजेशन। क्या कहते हैं? लिबरलाइजेशन। यहाँ पे लिबरलाइजेशन के अंदर जो एक वर्ड है लिबर, लिबर का मतलब ही क्या होता है? फ्री। क्या होता है? फ्री। तो फ्री का मतलब है यहाँ पे फ्रीडम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज में एकदम फ्रीडम है, कोई रुकावट नहीं आएगी। इजीली एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ सामान बेच सकती है, ले सकते हैं, इंपोर्ट कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स बहुत सिंपल हो गया, बहुत इजी हो गया, बिना किसी रुकावट के। क्लियर। अब यहाँ पे बात आती है ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने इस पॉलिसी को लेकर अप्लाई किया कि हाँ ये बात सही है आपकी और हम इस चीज़ को मानते हैं, और उन्होंने भी क्या ये बात जताई कि हाँ ये ठीक है। तो उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका क्या काम है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है, जो उसका मेन मोटिव क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज कर दो, यानी कि एकदम फ्री कर दो, कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। एकदम जो इंसान जैसे इंडिया में बैठा हुआ है तो इजीली बाहर से इंपोर्ट भी कर सकता है, यहाँ से सामान बाहर बेच भी सकता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो वो कौन देख रहा था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कर रखा है? कुछ सेट ऑफ रूल्स बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं? सेट ऑफ रूल्स। तो कंट्रीज को क्या करना होता है? उन रूल्स को फॉलो करना होता है। अगर कंट्रीज उन रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं तो वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उनके खिलाफ जो भी एक्शन लेता है ले सकता है। अब यहाँ पे कंट्रीज कितनी आती है? यहाँ पे है स्टिल हमारी 159 कंट्रीज है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, यानी कि ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ा। तो दो तरीके से प्रभाव पड़ा। फर्स्ट ये है हमारा कि एमएनसीज इंक्रीज हो गई, यानी कि एमएनसीज ने इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा कर दिया, यानी कि इंडिया के अंदर अब एमएनसीज ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही थी। अब इन्वेस्टमेंट क्यों करेगी? मान लेते हैं, आज अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपने कोई एक लैंड परचेज करी, उसमें आपने 30,000 की लैंड परचेज करी। अब इन केस आगे फर्दर आपको उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो आप क्या करोगे? एक और लैंड परचेज करोगे। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ? एमएनसीज ने भी इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा इसलिए किया क्योंकि उनको यहाँ पे फायदा हो रहा था। क्या हो रहा था? प्रॉफिट हो रहा था। क्लियर। अब प्रॉफिट ज्यादातर उनको कौन सी इंडस्ट्रीज के अंदर हो रहा था? मेनली हम मान सकते हैं जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गए, आपके मोबाइल फोन्स की इंडस्ट्रीज हो गई, फास्ट फूड हो गया, तो इन चीजों के अंदर ज्यादा उनको क्या हो रहा था? प्रॉफिट हो रहा था, इसलिए उन्होंने इंडिया के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। सेकेंड आता है हमारा सेवरल टॉप इंडियन कंपनीज हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज्ड कंपटीशन, यानी कि काफी सारी ऐसी इंडियन कंपनीज थी जिनको इस कंपटीशन की वजह से बहुत फायदे हुए। अब फायदे कैसे हुए? जब कंपटीशन रेज होगा ना तो आप मान लेते हैं आप हो और आपका कोई फ्रेंड है। क्लियर। तो आप दोनों क्या करोगे? जब कंपटीशन रेज होगा तो आप कोशिश करोगे यार मेरे ज्यादा मार्क्स आने चाहिए, या मैं ऐसा क्या करूं, ऐसी कौन सी पढ़ाई करूं, या क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा करूं जिससे मैं उससे ज्यादा मार्क्स लेकर आ सकूं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो रहा था? इंडस्ट्रीज के बीच में कॉम्पिटिशन हो रहा था। क्या हो रहा था? कंपटीशन। अब जैसे इंडस्ट्री ले लेते हैं, कोई बाहर की एमएनसी है, वो एमएनसी जो भी प्रोडक्शन कर रही है, अब यहाँ की जो इंडियन इंडस्ट्री है वो भी प्रोडक्शन कर रही है, तो वो क्या करेगी? नई नई टेक्नोलॉजीज लेकर आएगी जिससे वो एमएनसी से क्या कर सकते हैं? इजीली कॉम्पीट कर सकते हैं। तो इसलिए क्या हुआ? हमारे इंडिया में भी नई नई टेक्नोलॉजी आई, उन्होंने नई नई चीजें अपनाई और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करी। तो सिमिलरली हमारी कुछ ऐसी इंडियन कंपनीज है जो इंटरनेशनल एमएनसीज बन चुकी है, जैसे इन्फोसिस, एशियन पेंट्स,
और भी ऐसी कई इंडस्ट्रीज है जो क्या बन चुकी है, आज एमएनसीज बन चुकी है या पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम रोशन कर रही है। हाँ तो वाइज नेक्स्ट टॉपिक हमारा द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन हमने समझ लिया ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। अब ये फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है ये समझ लेते हैं पहले। अब ये फेयर ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे है क्या। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है साफ सुथरा ग्लोबलाइजेशन, यानी कि जो भी ग्लोबलाइजेशन यानी कि कंट्रीज के बीच में जो कनेक्शन चल रहा है, तो इससे क्या होता है जो भी रिच पर्सन्स हैं या जो एजुकेटेड लोग हैं इन सभी लोगों को क्या फायदा हो रहा है, पर उन लोगों का क्या जो पुअर हैं या जो अनस्किल्ड लोग हैं उनको इस ग्लोबलाइजेशन से कोई फायदा नहीं हो रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि फेयर ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या होना चाहिए, इन सभी लोगों को जो भी रिच लोगों को फायदा हो रहा है या स्किल लोगों को फायदा हो रहा है उसी के साथ पुअर और अनस्किल्ड लोगों को भी फायदे होने चाहिए, यानी कि इनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज सारी ओपन होनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने दिए हैं वो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ये है, अब ये पॉइंट्स बताने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा क्यों हो कि पुअर और अनस्किल्ड वाले लोगों को भी फायदे मिलने चाहिए। तो गवर्नमेंट ऐसे क्या क्या स्टेप्स उठा सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा, गवर्नमेंट शुड मेक सम पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पुअर पीपल और वर्कर्स, यानी कि वो लोग जो बेचारे गरीब हैं या अनस्किल हैं उन लोगों के लिए भी कुछ ऐसी पॉलिसीज इनको बनानी चाहिए जिससे उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले जो रिच सेक्शन लोगों को भी मिलती है। क्लियर। सेकंड पॉइंट आता है, गवर्नमेंट कैन एंश्योर दैट लेबर लॉज आर प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड, यानी कि जो लेबर के लिए लॉज बनाए गए हैं वो अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किए जाएं। प्लस द वर्कर्स गेट देयर राइट्स, यानी कि जो काम करते हैं जो लोग जो वर्कर्स हैं उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए। लास्ट पॉइंट है हमारा, इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस, यानी कि गवर्नमेंट को स्मॉल प्रोड्यूसर्स को भी क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए जिससे वो अपनी परफॉर्मेंस को और ज्यादा इंप्रूव करें। क्या करें, इंप्रूव करें और आगे जाके जो बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं उनको कॉम्पीट कर सके, क्या कर सके, कॉम्पीट कर सके। क्लियर। सो गाइस ये हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ और इसी के साथ हमारी इकोनॉमिक्स बुक भी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा जिससे आपके पास मेरे नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।